नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश। आज हम बात करेंगे गुणनखंड पर आधारित प्रश्न की। ये अभी हाल ही से इस टाइप से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पहले गुणनखंड पर आधारित जो प्रश्न है वो दूसरे फॉर्मेट में आते थे, लेकिन अब जो इनका पैटर्न बदल गया है। तो किस टाइप से गुणनखंड पर आधारित प्रश्न आते हैं उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड कहलाते क्या है। गुणनखंड का मतलब फैक्टर। जैसे कि मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, या मैं कहूं गुणज, तो ये दो शब्द है। आपको गुणज और गुणनखंड इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इनमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो गुणनखंड क्या कहलाते हैं? जैसे मैं कहूं कि 12 के फैक्टर कौन कौन से है, या गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, तो और गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, तो 12 के जो फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे कि 12 किन किन से कट सकता है, 12 कौन कौन सी संख्या से भाग देने पर कट जाएगा। तो 1 से 12 पूरी तरह कट जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 2 से भी कट जाएगा, 3 चौको 12 3 से भी कट जाएगा, 4 ती 12 4 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 से भी कट जाएगा, 12 एकम 12 तो 12 से भी कट जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं गुणज क्या होते हैं, तो 12 गुणे 1, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 1 चौ 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60। तो इस प्रकार से ये डैश 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। क्योंकि अब मल्टीपल का कोई अंत है क्या? हम 12 का गुणा कई बार करते जाएंगे तो ये अनंत तक जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि गुणज कितना हो सकता है मैक्सिमम, जो संख्या होगी, जैसे ये 12 का हमने फैक्टर निकाला था, गुणनखंड निकाले थे, तो 12 के जो गुणनखंड निकालेंगे तो उसका अधिकतम गुणनखंड क्या होगा? 12 ही होगा, 12 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये छोटा सा लॉजिक है, आपको आई होप ये समझ में आ जाएगा। तो मैं कहूं कि इसके कितने गुणनखंड बने, तो कहूंगा 1 2 3 4 5 6। इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6। बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कोई संख्या दे दी, उसने 12 दे दी, मान लीजिए 12 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो मैं क्या कह दूंगा कि भाई 12 के गुणनखंडों की संख्या 6 है। अब यहां तो हमने 12 था, संख्या क्या थी? 12 थी, तो हमने निकाल लिए। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या होगी तो कैसे निकाल पाएंगे, वो हमको इस वीडियो में पढ़ना है। जैसे मैं कहूं कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 6 मैंने लिख दी। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो देखो 2 4 6 12, तो ये कितनी है? सम गुणनखंड की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो ये जो 4 है, ये सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4। अगर मैं कहूं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 1 3 और 1 1। ये क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बस हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये और देखना है। मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं। पहले नंबर, अगर मैं कहूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मैं क्या हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है? 2 है ना, 3। अब इसके अलावा कोई है क्या? तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। समझ में आया ना आपको? 1 2 3। ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल स्वयं से और 1 से कट रही हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कट रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब जैसे 4 है तो 4 अपने आप से 1 से और 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगी, 6, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, ये था इसका बेसिक लॉजिक। लेकिन हम इसी को कैसे सॉल्व करें ये हम इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा सा लॉजिक बता रहा हूं। 12 का आपको एलसीएम लेना है। अगर आपको, ये तो छोटी संख्या तो आपको ये तो पता है, लेकिन अगर बड़ी संख्या है, जैसे मैं कहूं कि 108 आ जाए या 1080 आ जाए, इसके गुणनखंडों की संख्या बताओ, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, है ना। ऐसे कुछ भी पूछ ले तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटी सी संख्या से बताऊं, इसका आपको देना है क्या? एलसीएम लेना है। तो 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, मतलब 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं। हमको ऐसा लिखना है इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि कोई बड़ी संख्या जैसे 1080 के हम ऐसे तो करते नहीं रहेंगे, 1 2 3 ये तो लिखेंगे नहीं, तो ये करना है आपको। ठीक है, अब मैं कहूं इसमें कितने की पावर है? 1 की पावर है बाय डिफॉल्ट।
अगर मैं कहूं इसमें कुल गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो अब इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 को कर देना है 3, इसकी पावर है 1 तो इसको कर देना है 1 एक्स्ट्रा, तो 2 3 दूनी 6। कुल गुणनखंडों की संख्या वही आ गई 6 जो हमने यहां पहले निकाली थी, तो वो यहां पर भी आ गई। जैसे कि अब सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। जैसे अब मैं कहूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 2 की पावर इसमें है और 1 की पावर इसमें है, दोनों को जोड़ दो, 2 + 1 बराबर हो गया 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 3। ये आपको अभी बिल्कुल एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया, ये मैंने कैसे किया इसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं कहूं कि 1080 के गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो कितने हैं, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, है ना। और क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, है ना। पूर्ण गहन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 5 6, मतलब पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। एक और चलता है इसमें, पृथक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, पृथक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 7। एक क्वेश्चन हमको इसमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था कि आपको लेना है इसका एलसीएम, तो मैंने लिखा 1080 का एलसीएम लिया 2 से, तो 5 दूनी 10, ये 540 हो गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270 हो गया, 2 से 2 एकम 2 और 35 दूनी 70, ठीक है। अब ये आगे क्या होगा 3 से 3 चौको 12, 3 5 15, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, अब ये 3 से 3 5 15 और लास्ट में 5 आ गया। तो इसके अगर मैं कहूं फैक्टर क्या बनेगी, गुणनखंड क्या बनेगी, तो देखो 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 का कर दिया मैंने 3, गुणा लगा दिया। 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 का लिख दिया 3, और 5 एक बार आया तो 5 एक बार, ठीक है। ये इसके हो गए 1080 के गुणनखंड हो गए टोटल फैक्टर। अब इसको निकालने का तरीका है कि आप इसको जोड़े बनाओ, 2 0, 2 1, 2 2 और 2 3, ये हो जाएंगे। इसके गुणनखंड के जोड़े बनाओ, 3 0, 3 1, 3 2, 3 की पावर 3, ठीक है। और यहां पर 5 के 0, 5 1, ये हो गए इसके जोड़े बना लिए हमने। अब यहां पर टोटल काउंट कर दो, 1 2 3 4, तो ये 4 है तो 4 लिख दिए, ये 4 है तो 4 कर दिए, ये है 2। अब मैं कहूं कि ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, तो 4 चौको 16 दूनी 32, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। वैसे आपको ऐसे करना है। आप कहेंगे कि ये क्यों लिखा साहब, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 का गुणा तो सब में होता है, तो 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0 या 5 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। अब आपको सब नहीं करना, वो आगे मैं बताऊंगा कि ये सब में आपको ये सब नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये जोड़े बनाए हैं। अब ये मैंने बता दिया कि टोटल नंबर फैक्टर 32 आ गया। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो अभाज्य गुणनखंड देखो यहां पर मैं कहूं कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य कौन होता है, मैंने पहले बताया कि हर वो संख्या जो अपने आप से और 1 से कट जाए, इसके अलावा और किसी से ना कटे, वो अभाज्य कहलाएगी। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगी, सीधा सा क्या करना है, जितने की पावर चढ़ी है उन सबको जोड़ देना है, 3 + 3 + 1, तो इनका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7, 7 हो गई इसके टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहां पर अगर मैं कहूं कि 2 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। 2 को अगर मैं 2 से गुणा करूं या 2 को मैं 3 से गुणा करूं, कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो सम ही आया ना। अगर मैं 1 को अगर मैं 1 को विषम के साथ गुणा करूं तो 3 एकम 3, ठीक है। अगर मैं किसी भी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा कर दूं तो उसका आंसर क्या है, विषम ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका क्या हो जाएगा 1, यहां क्या हो जाएगा 2
और 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये क्या है, बाकी के तो ये सम है, लेकिन पहला क्या है, एक क्या है, ये विषम। ये सम है और ये विषम है। अगर आ जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालो तो इसमें कैसे, कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं जो है सम है। तो 3 और बाकी की पूरी ले लो 4 और यहां की बाकी की पूरी ले लो 2। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 × 12 दूनी 24। अगर मैं कहूं कि विषम, तो सम गुणनखंडों की संख्या 24 हो गई। अगर मैं कहूं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो पहले का सिर्फ आपको विषम ले लेना है, बाकी के सारी चीजें ले लेना। तो 3 यहां सम थी और 1 क्या थी, विषम। तो 1 ले ली हमने विषम, बाकी के 4 × 2 तो कितना हो गया, 4 × 4 4 दूनी 8। तो ये हो गई विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8। अब आप इन दोनों को टोटल भी कर सकते हैं। तो टोटल कितना आएगा आपका, 32 आएगा, क्योंकि 24 और 8 कितना होता है, 32। और टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 32 है ना। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपकी, 24, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व करना। अब पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें कितने हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे, तो पूर्ण वर्ग एक तो ये होगा, है ना, और एक होगा, यहां से 2 हो गए। यहां पर कितने होंगे, यहां पर पूर्ण वर्ग कितने होंगे, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 2 दूनी 4 और एक यहां, तो गुणा 1, तो 2 दूनी 4 1 4। अगर मैं कहूं कि पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर कितने हो गए, 2, है ना। पूर्ण घन एक यहां और एक यहां, उसी प्रकार से पूर्ण घन एक यहां और एक यहां और एक यहां, तो 2 1 2 2 1 2 और 1। तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या भी 4 और पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या भी 4। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब इसको और भी तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको ये सब भी ना करना पड़ेगा, सीधे से आप उसके आंसर दे पाए। एक और बता है, पृथक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो पृथक गुणनखंडों की संख्या कितनी है, आपको ये कितने मल्टीपल जो संख्याएं हैं, जैसे 2 1 है, 3 है और 1 5 है, तो ये कितने हैं, 3। तो ये हो गई पृथक गुणनखंडों की संख्या। अगर पूछे तो जितनी संख्या है, जैसे 2 थी और 3 थी और 5 थी, कितने प्रकार की संख्या है वो हमको यहां लिखना है। मान लीजिए और कोई मल्टीपल आ जाता, 7 आ जाता, तो ये 4 हो जाती। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है 48, छोटी संख्या ली है पहले मैंने। 48 में कुल गुणनखंडों की संख्या निकालो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 2 24 दूनी 48, है ना, 2 से 12 दूनी 24 और 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो यहां पर 2 की पावर कितनी आ गई, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर के लिख सकते हैं 4 और गुणे लिख सकते हैं 3। अगर आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते आप तो एलसीएम आप ले लो। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 × 48, ये हो गया। अगर मैं कहूं कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो मैंने क्या कहा था, जितनी पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं वो मैंने अभी तरीका बताया आपको, क्योंकि 2 की पावर 0 भी रहती है। तो इन टोटल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 5 × 2, 5 दूनी 10। समझ में आ गया आपको। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपको मैंने बताया था उनकी पावर को जोड़ दो, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, कि अभी यहां पर सम गुणनखंडों की संख्या, तो हमने क्या बताया था कि 2 की पावर 0, ये केवल विषम है ना, बाकी तो सम है। तो कुल कितने हो गए, 4 क्या हो गए, सम गुणनखंडों की संख्या। इस वाले से यहां से क्या हो जाएगी, 2 आना जाएंगे, क्योंकि 3 के ऊपर 0 और 3 के ऊपर 1, तो ये यहां से हमेशा एक घात बढ़ा के यहां पे गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8। तो सम गुणनखंडों की संख्या 8। अगर मैं कहूं विषम गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या में से अगर हम सम की घटा दें तो विषम की आ जाएगी, 2 आ गई। या फिर आपको निकालना ही है, तो मैंने बताया था इसमें क्या 2 की पावर 0, यहां पर इसके गुणनखंड क्या बने हैं, ये 2 और ये, तो इसमें 2 की पावर 0 का मतलब 1 का गुणा, और इस वाले में दोनों की संख्या मतलब 3 की पावर 0 3 की पावर 1 से गुणा कर देना, 2 संख्याओं से, तो 2 1 2 आ गया। या फिर जो मैंने तरीका बताया ये भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा।
जैसे मैं कहूं 500, 500 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की सम विषम, ये सब निकालना है। तो मैं यहाँ क्या करना है, 500 का एलसीएम लेना है। तो 2 से 250 आ गया है ना, 2 से 125 आ गया, 5 से तो 25 पंचे 125 और 55 25। तो यहाँ देखो 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये आ गया। ये 500 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आपको क्या करना है, एक पावर बढ़ानी है, 3 और 4, तो 4 3 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए आपके, 12। कुल गुणनखंडों की संख्या 12। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, घातों को जोड़ दो, 2 + 3 क्यों जोड़ते हैं मैंने पहले ही बता दिया, 3 और 2 5। तो ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां से मैंने कहा कि सम निकालना है हमें, तो 2 की 2 ही ले लेते हैं, है ना, सम पावर है तो 2 की 2 निकाल लेते हैं, और यहां से 3 से 1 4 कर देते हैं, तो 4 दूनी 8। ये सम गुणनखंडों की संख्या 8। अगर मैं विषम की निकालना है तो इसमें से या तो माइनस कर दो, या फिर विषम की निकालना है तो यहां से 1 आ गया, 2 की पावर 0 वाला 1 और इंटू 2 की पावर 0 वाला 1 इंटू 3 की पावर की जगह यहां 4 कर देंगे, तो 4 एकम 4। तो 8 4 कितना हो गया, 12। टोटल 12 थी ना, तो ये आ गया आपका आंसर। जैसे मैं कहूँ एक नया टाइप का क्वेश्चन कि 9 की पावर 9 पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या बताओ, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही फॉर्मेट में जमाना पड़ेगा। जैसे 9 की पावर 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और ये 9 तो है ही, तो इसको क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 18 हो जाएगा। 3 की पावर 18 है, तो इसमें पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो घन इसको हम अगर लिखना चाहें तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ऐसे कितने तक लिखेंगे, 18 तक लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं कहूं 18 में अगर हम घन निकालना है तो 3 का भाग दे दो, तो 6 9 12 का 18, 6 आ गई। लेकिन एक ये वाली है जी 3 की पावर 0, तो एक ऐड कर देंगे, तो टोटल घन गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 7। अगर मैं इसी में कहूं कि टोटल वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालो, तो यहां 3 की जगह 2 का भाग दे देंगे, तो 9 आ जाएगा, और इसमें एक ये वाला ऐड कर देंगे 3 की पावर 0 वाला, तो टोटल जो है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 10 आ जाएगी। अगर मैं 4 की पावर वाली निकालना तो 4 का भाग दे दो, 5 की पावर वाली निकालना 5 की भाग दे दो, 6 की पावर वाला निकालना तो 6 की भाग दे। तो ये निकालने का ये तरीका है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको मिलेंगे, जैसे 2 की पावर 11 और 3 की पावर 12 गुणे 5 की पावर 7 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो। सीधे सीधे अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम इनको जोड़ देते हैं, 12 11 और 7 को जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया आपका 30। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 30। आपको क्या करना है, इनकी पावर को जोड़ देना है। लेकिन अगर यही जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से बन जाए कि 19 की पावर 11 गुणे 10 की पावर 11 गुणे 17 की पावर 22 गुणे और आपको ये 27 की पावर 11 हो, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं कहूं कि घात को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा, तो गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखो ना, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो कि अभी और इनके क्या होंगे, गुणनखंड बनेंगे, ये अभाज्य नहीं है। पहले उसको अभाज्य बनाना पड़ेगा हमें। तो अभाज्य बनाने के लिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। इस पे भी 11 की पावर, इस पे भी 11 की पावर। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम, 3, और 3 की पावर, और इसके ऊपर पहले वैसे ही रखी है 11। 3 3 9 98 27, और 27 की पावर वैसे ही है आपकी ये 11। घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, उसका इंटू हो जाता है, 11 थी 33, तो 3 के पावर 33 हो गई। और यहाँ पर 5 के ऊपर 11, 2 की पावर 11, तो हमें मतलब किससे है, इससे, इससे, इससे और इससे, और यहां पर इससे, ठीक है। अब इनको जोड़ दो आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 33 हो गया, 33 और 11 44 हो गया, है ना। और ये देखो 44 ये मिला के है, तो 44 दूनी 88। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 88।
ये है इसका आंसर। समझ में आ गया आपको? तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो ये पावर थोड़ा सा बढ़ा देगा और आपको कुछ ऐसे भी संख्याएं दे देगा जहां पर आपको उसको भाज्य होंगी उनको अभाज्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग इसको क्या है दूसरी कैटेगरी का समझते हैं, मतलब सोच लेते हैं कि ये परम्यूटेशन कम्यूटेशन का होगा, क्रमचय संचय का हो गया। जैसे कि 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं। हालांकि लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं, है वही क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका है, वो पूछ रहा है कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं। तो 480 का क्या करना है हमको, 480 का हमको एलसीएम लेना है। तो जब इस एलसीएम लेंगे तो 240, 2 से 120, ये हो गया 2 से 60 दूनी 120, ये 2 से 3 दूनी 60, 2 से 15 है ना, और ये 3 5 15। ठीक है, तो 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ गया आपके 2, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1 और 5 की पावर, ये इसको 480 को आप ऐसा लिख सकते हैं। ये इसके टोटल गुणनखंड, तो इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इसके गुणनखंड हो गए 2 की पावर 5, 3 के ऊपर 1, 5 के ऊपर 1, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है ना, कुल कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं, तो हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पावर को एक एक्स्ट्रा करके और गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12 दूनी 24, टोटल गुणनखंडों की संख्या आपकी आ गई 24। ऐसे सॉल्व करना, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, आंसर आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जुड़ जाइए। अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, बहुत सारी वैकेंसियां शुरू हो चुकी हैं, तो वैकेंसियों को हमको प्राप्त करना है तो आपको मैथ को फिनिश करना पड़ेगा। मैंने 0 से, आपके कहने पर 0 से शुरू करी है और अब इसको फिनिश करके ही हम दम लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।